everyone, I'm Vinny Laggad. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. तो हमने शुरू किया था 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और उसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. दिस इज़ द पार्ट 3 और पार्ट 3 के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट. तो जो भी हमने मैटर देखा, मैटर हमने 3 टाइप के देखे, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, उसकी प्रॉपर्टीज़ और मेजरमेंट हम उस प्रॉपर्टीज़ का कैसे करते हैं वो इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं. ओके, सो जो प्रॉपर्टी है उसे हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. तो जो प्रॉपर्टी है हम उसे 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी हम किसे बोलेंगे, तो कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, उसे हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी. यानी कि फिजिकली हम उसे देख के बता सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी हम किसे बोलेंगे, कोई भी सब्सटेंस किसी भी और सब्सटेंस के साथ या फिर हवा के साथ, कोई भी एसिड के साथ या फिर बेस के साथ कोई केमिकल रिएक्शन दे रहा हो तो हम उसे बोलेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक आयरन मेटल का एक पीस लिया, अगर उसकी हम वाटर के साथ या फिर एसिड के साथ या फिर जनरली अगर हम हवा में उसे रख दें तो उसका कोरोजन हो जाएगा. कोरोजन होना इट मीन्स कि आयन का ऑक्सीडेशन होना. ये हमें सिंपल हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि जो आयन है उसके अंदर जंक कब लगता है, जब वो हवा के संपर्क में आता है या फिर वो एयर के अटैचमेंट में आता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के अटैचमेंट में आता है, तब उसका ऑक्सीडेशन होता है और उसके ऊपर जंक लग जाता है. तो ये जो ऑक्सीडेशन की जो पूरी प्रोसेस हुई उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ द आयन. फिजिकल प्रॉपर्टी हम आयन की बोले तो कैसे बोल सकते हैं कि उसका जो कलर है वो पर्टिकुलर कलर होगा किसी भी आयन मेटल का. ओके, वो हार्ड होती है, उसे हम खींच सकते हैं, उसे हम अलग अलग मोल्ड में शेप कर सकते हैं. तो ये सारी जो है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई. लेकिन उसका ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, उसने एसिड के साथ ऐसी रिएक्शन दी, बेस के साथ कोई अलग रिएक्शन दी, तो रिएक्शन देने वाला जो पार्ट है उसे हम कंसिडर करेंगे इन केमिकल प्रॉपर्टीज़. ओके, चलिए. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस है उसको मैं एज इट इज़ देख के उसका कलर बता पाऊँगी, उसको मैं स्मेल करके उसकी ऑर्डर बता पाऊँगी. ठीक है, उसका जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड है या फिर सॉलिड है या फिर गैसेस फॉर्म में है, मैं वो बता पाऊँगी. तो उसकी आइडेंटिटी को चेंज करे बगैर मैंने सिर्फ देख के उसे बता दिया तो उसके हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी. जबकि मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर. किसी भी सब्सटेंस की अगर हमें केमिकल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करनी हो तो उसकी केमिकल रिएक्शन हमें करवानी पड़ेगी. राइट, केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद वो सब्सटेंस एज इट इज़ नहीं रहेगा, वो कोई और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ऐसी जो केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी तो वो हमें केमिकल प्रॉपर्टी की मेजरमेंट करने के लिए हमें उसकी रिएक्शन करवानी पड़ती है. जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी में हम सब्सटेंस को एज इट इज़ देख के उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब कर सकते हैं. क्लियर? ओके. अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टी को कैसे मेजर करते हैं. तो मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैटर की जो भी प्रॉपर्टीज़ है, सच एज हम एग्जांपल ले लें कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, एरिया कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम मेजर कर सकते हैं. यानी कि वो क्वांटिटेटिव इन नेचर है. ठीक है, हम उसको मेजर कर सकते हैं. अभी हम जो मेजर करते हैं उसे कैसे मेजर करते हैं, यूनिट में मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी रूम की हाइट ले लूँ, जहाँ यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर हम रूम जो है उसकी लेंथ लें, ठीक है, तो वो 6 मीटर होगी, 6 मीटर होगी. तो कोई एक डिजिट होगा, कोई एक नंबर होगा और उसके बाद उसका एक यूनिट होगा. तो ये जो पूरा टर्म है उस टर्म में हम इसे मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो 6 मीटर है तो 6 इज़ अ नंबर एंड m डिनोट्स फॉर मीटर. लेंथ का जो भी हमने यूनिट लिया वो मीटर में लिया. ठीक है, तो इस जो ये जो टाइप है उसे हम बोलेंगे उसकी मेजरमेंट का टाइप. ठीक है, द यूनिट विच लेंथ इज़ मेजर्ड वो क्या है, मीटर है. हम सेंटीमीटर में भी लेंथ को मेजर करते हैं, हम किलोमीटर में भी लेंथ को मेजर करते हैं. तो ये जो मेजरमेंट की जो टेक्निक है उसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, n इंटू उसका कोई भी नंबर और उसके बाद उसका यूनिट. राइट, चलिए. अभी हमने एसआई सिस्टम सुनी होगी.
ऐसा इट मीन्स इसका हम रिवर्स में फुल फॉर्म करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। किसी भी यूनिट को हम एसआई यूनिट में डिनोट करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। और ये जो एसआई सिस्टम है उसको फ्रेंच में हम कैसे बोलेंगे, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स एब्रीवेटेड एज एसआई। फ्रेंच में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं और उसको हम शॉर्ट में एसआई बोलेंगे। सो एसआई हैज़ 7 बेस यूनिट। बेसिक उसका है 7 बेस यूनिट्स हैं और उसके ऊपर से हम अलग अलग यूनिट को डिराइव भी करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेंसिटी नहीं दी गई है। डेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे या फिर उसको हम फॉर्मुलेट करेंगे। ये जो 7 यूनिट है उसके बेसिस पे हम डेंसिटी को फॉर्मुलेट करेंगे। आपको नेक्स्ट स्लाइड में उसको बेटर वे में पता चलेगा। तो ये जो भी ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो बेसिक है वो कौन कौन सी है। तो एक तो लेंथ हो गई आपकी, मास हो गया कोई भी सब्सटेंस का, फिर टाइम को भी हम एक यूनिट मानेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर जो होता है वो एक सिंपल टेम्परेचर होता है, एक थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर होता है, तो वो एक आएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के सब्सटेंस का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को हम इन 7 बेस यूनिट्स में से एक बेस यूनिट मानेंगे। अभी ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कौन से सिंबल से दिखाएंगे। तो लेंथ अगर हमें दिखानी हो तो हम स्मॉल एल का यूज़ करेंगे, मास दिखाना हो तो हम स्मॉल एम का यूज़ करेंगे, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करेंगे, थर्मोडाइनमिक जो टेम्परेचर है उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, ताकि हम टाइम और थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर में डिफरेंस हो सके, इसके लिए हम इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसको स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। स्मॉल एन इट मीन्स कि कोई भी सब्सटेंस में कितना अमाउंट मैटर का प्रेजेंट है, तो उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। और जो ये ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है तो इंटेंसिटी को हम आई वी से डिनोट करेंगे। तो ये सिंबल हो गए कि इस फिजिकल प्रॉपर्टी को हम कैसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अभी इन सभी का ऐसा यूनिट कौन सा है, ऐसा यूनिट कौन सा है। फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हमने यहाँ पे लेंथ को मेजर किया इन मीटर्स, 6 मीटर, ठीक है। तो लेंथ को डिनोट करने के लिए, लेंथ को बताने के लिए हमने एल लिखा, लेकिन इसका यूनिट क्या है, तो मीटर यूनिट है। लेंथ को हमने किस में मेजर किया, मीटर में मेजर किया, तो ये उसका हो जाएगा ऐसा यूनिट। तो ये नेम ऑफ ऐसा यूनिट है। तो लेंथ का ऐसा यूनिट होगा मीटर, मास का होगा किलोग्राम, टाइम का होगा सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक करंट है तो इसका एम्पियर, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर है तो इसको हम केल्विन में डिनोट करेंगे, राइट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो हम इसको मोल से रिप्रेजेंट करेंगे, इतने मोल अमाउंट इसके अंदर प्रेजेंट है, ऐसे हम हमेशा बोलते रहते हैं, तो मोल से डिनोट करेंगे। और जो इंटेंसिटी है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, उसको हम कैंडेला से डिनोट करने वाले। तो ये है इसके एसआई यूनिट के नाम, ठीक है। अभी इसके सिंबल है तो मीटर का स्मॉल एम सिंबल आएगा, किलोग्राम का केजी हम यूज़ करते हैं, सेकंड का हम स्मॉल एस यूज़ करते हैं, एम्पियर का कैपिटल ए यूज़ करेंगे, केल्विन है तो उसका हम कैपिटल के से डिनोट करेंगे, मोल को हम MOL लिखते हैं, मोल को, कैंडेला को हम CD यूज़ करते हैं, CD, ओके। तो ये हो गया SI यूनिट, 7 SI यूनिट है। इसको आपको याद रखना, ऐसे आपको सीक्वेंस में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको हम कैसे डिनोट करते हैं फिजिकली, और SI यूनिट इसका क्या है, और SI यूनिट को हम कैसे सिंबल देते हैं वो आपको पता होना चाहिए। चलिए अभी हम मेजरमेंट देखने वाले हैं, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर का, ठीक है। 4 ये जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है किसी भी सब्सटेंस की, वो आपके सिलेबस में दी गई है। तो मास दिया गया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी और टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं वो हम नेक्स्ट देखेंगे। सबसे पहले मास और वेट, मास और उसके साथ हम वेट को कैसे मेजर करते हैं उसको देखते हैं। सो मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मास को हम कोई स्पेसिफिक तरीके से नहीं डिनोट करेंगे, लेकिन कोई भी सब्सटेंस के अंदर मैटर कितना प्रेजेंट है तो इसे हम बोलेंगे मास। वाइल वेट किसे हम बोलेंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है,
मान लो मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। अब इस लकड़ी के टुकड़े के अंदर जितना भी मैटर है उसको हम बोलेंगे उसका मास। वेट हम किसे बोलेंगे, तो वेट जो है वो डिटरमाइन करता है कि वो लकड़ी का टुकड़ा कितनी ग्रेविटी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। दूसरे टॉपिक में आप यहाँ पे देख सकते हो कि द मास ऑफ द सब्सटेंस इज कांस्टेंट। मास को कभी कुछ भी नहीं होता, वो सब्सटेंस में जितना मैटर प्रेजेंट है उतना ही हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो वेट है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस चेंज होता रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उसकी हर जगह पे ग्रेविटी अलग अलग लगती है, ठीक है। कहीं पे ग्रेविटी ज़्यादा लगती है, कहीं पे ग्रेविटी कम लगती है। तो जो आपका मास है उसके साथ जब आपको ग्रेविटी को जोड़ोगे तो उसका वेट बनेगा, और जो वेट है वो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, ताकि जो ग्रेविटी एक जगह से अलग जगह पे वेरी कर रहे हैं, इसीलिए जो उसका वेट है वो भी बदलता जाएगा, जबकि मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अभी हम मास और वेट को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो उसके लिए ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं। ये अर्लियर स्टेजेस में यूज़ किया जाता था, पहले जब हाईटेक इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब ये वाला जो है वो यूज़ हुआ था, विच इज़ एनालिटिकल बैलेंस। लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता था। और अब अभी के टाइम में ये जो एनालिटिकल बैलेंस है, विच इज़ इलेक्ट्रिकल एनालिटिकल बैलेंस, उसका यूज़ होता है। यहाँ पे हम किसी भी सब्सटेंस को रख देंगे, यहाँ से हम टैर करेंगे ताकि ये जो आपका जो भी नंबर है वो ज़ीरो हो जाए सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पे हमने जो भी कंपाउंड रखा हुआ होगा उसका एग्जैक्ट वेट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो मास और वेट है हम इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। स्पेशली जो मास है वो हम इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के साथ कैलकुलेट करते हैं और मेजर करते हैं। अभी जो वेट का मेजरमेंट है वो हम एक फार्मूला से करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो वेट का एक फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है, मास इनटू ग्रेविटी। m इज इक्वल टू मास और g इज इक्वल टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस बाय दैट सब्सटेंस ऑन दैट पर्टिकुलर स्पेस। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर जगह पे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, वो सब्सटेंस एक्सपीरियंस कर रहा होगा, और उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा कोई भी सब्सटेंस का वेट। क्लियर? ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। जैसे हमने प्रीवियस देखा, मास का ऐसा यूनिट क्या था, किलोग्राम था, जिसे हम केजी में डिनोट करते थे। अभी 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। हम जो लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं सब्सटेंस, वो किलोग्राम इतनी बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हम यूज़ नहीं करते, हम ग्राम और मिलीग्राम में यूज़ करते। इसीलिए जो ग्राम है लेबोरेटरीज़ के अंदर, ग्राम को भी हम कंसिडर करते हैं, ग्राम यूनिट में हम चीज़ों को प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं। तो ये आ गया ऐसा यूनिट ऑफ मास। चलिए अभी हम वॉल्यूम का मेजरमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो वॉल्यूम इज़ अ अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। ठीक है, मेरे हाथ में कोई एक सब्सटेंस है, उसने स्पेस में कितना अमाउंट स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उसे हम बोलेंगे उसका वॉल्यूम। ठीक है, एक ग्लास आपने लिया, वो ग्लास में अपने आधा पानी भरा हुआ है, तो पानी ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया उस इंटायर ग्लास के अंदर, उसको हम कितने अमाउंट ऑफ स्पेस ग्लास के अंदर ऑक्यूपाई किया, उसको हम बोलेंगे पानी का वॉल्यूम। समझ में आया? तो वॉल्यूम किसे बोलते हैं? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस। सब्सटेंस ने जितने अमाउंट की स्पेस ऑक्यूपाई की है उसको हम बोलेंगे उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है? लेंथ का क्यूब, लेंथ क्यूब। और लेंथ क्यूब को हम एसआई यूनिट में हम मीटर से डिनोट करते हैं। लेंथ का हमने ऐसा यूनिट देखा मीटर, तो उसको हम बोलेंगे मीटर क्यूब। लेकिन जो भी हम लेबोरेटरीज में काम करते हैं तो वॉल्यूम हम इतने बड़े अमाउंट में नहीं लेते हैं, इसीलिए स्मॉलर वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं। सेंटीमीटर क्यूब या फिर डेसीमीटर क्यूब का भी हम यूज़ करते हैं। अभी जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं जैसे ऑयल हो गया, पानी हो गया, तो उसको हम डिनोट करते हैं लीटर से। लीटर विच इज़ नॉट अ ऐसा यूनिट, लेकिन मेजरमेंट करने के लिए हम लीटर में काउंट करते हैं। 1 लीटर पानी, 2 ml या फिर 2 लीटर ऑयल, और ml का भी हम यूज़ करते हैं इन अ स्मॉलर स्केल। ठीक है, तो ये एक वॉल्यूम का एक रिलेशनशिप है जो आपको याद रखना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। जैसे हमने पहले देखा कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml आपको याद रखना है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 dm क्यूब, ये आपको याद रखना है।
आपके जो सम होते हैं उसके अंदर ये जो यूनिट का हम फेरबदल करते हैं उसके अंदर ये रिलेशन आपको यूज़फुल रहेगा। चलिए, अभी वॉल्यूम जो है वो हम कैसे मेजर करते हैं प्रैक्टिकली इन लेबोरेटरीज, तो ये जो है वो सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे 50 ml पानी लेना है तो आप 50 ml कैसे मेजर करोगे, तो 50 ml मेजर करने के लिए आप ये सिलेंडर लोगे जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर है। अभी आप यहाँ तक 50 का जो ये यहाँ पे मार्क किया हुआ है यहाँ तक आप पानी भरोगे और आप मुझे किसी भी एक जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप दे दोगे, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि हमें कोई भी अगर लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज़ को मेजर करना हो और मेजर करके हमें यूज़ करना हो तो हम इन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ये ब्यूरेट दी गई है, ये पिपेट है, जनरली ये 25 10 ml और 50 ml की आती है। यहाँ पे जो आपको एक ये ऐसे लाइन दिखाई देगी होगी, तो यहाँ तक आपको मुंह से जो है वो सकअप करना होता है कोई भी लिक्विड जितना आपको लेना होता है। तो ये जो आपका मार्कअप है वो दिखाता है कि 25 ml यहाँ तक की है, ठीक है। ये तो पूरी है पिपेट, लेकिन यहाँ पे जो मार्क है वो दिखाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 25 ml होगा, ठीक है। और ये जो है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। यहाँ पे भी एक ऐसे बीच में एक लाइन होती है जो डिनोट करता है कि वो 1 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। तो ये जो लिक्विड फॉर्म के जो भी जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसको हम मेजर करने के लिए लेबोरेटरी में इतने टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट हैं इसे हम यूज़ करते हैं। अभी हम मेजर करेंगे डेंसिटी को। तो डेंसिटी जैसे मैंने कहा ये कोई ऐसा ही यूनिट के जो 7 बेसेस है उसमें से कोई है नहीं, लेकिन हम यूज़ करेंगे जो 7 बेस सिस्टम थे उसमें से डेंसिटी को डिराइव करना। तो डेंसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास के डिवाइड में वॉल्यूम। तो उसकी डेंसिटी की अगर हम डेफिनेशन देखो तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो मास है पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि 1 लीटर के अंदर आपका कितना मास ऑक्यूपाई कर रहा है कोई सब्सटेंस, तो उसको हम बोलेंगे उसकी डेंसिटी, ठीक है। उसका जो ऐसा यूनिट है वो हम इस फॉर्मूला लेके ऊपर से हम डिराइव कर सकते हैं। मास का जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम है, वॉल्यूम का हमने अभी देखा मीटर क्यूब है, तो हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं। अगर आपने मास ग्राम में लिया हो तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ग्राम। यहाँ पे आपने वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में लिखा हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा कौन सा बनेगा ऐसा यूनिट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टेल्स अस अबाउट हाउ क्लोजली पार्टिकल्स आर पैक्ड इन अ सब्सटेंस। इफ़ डेंसिटी इज़ मोर, अगर ज़्यादा डेंसिटी हो तो वो हमें क्या इंडिकेट करेगी कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही क्लोज पैक्ड हैं, बहुत ही क्लोज वे में पैक्ड हुए हैं, तो ये हमें डेंसिटी बताती है। चलिए अभी हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के 3 स्केल हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहीट एंड केल्विन। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहीट एंड केल्विन। चलिए, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, यहाँ से MCQ क्वेश्चन आते हैं। It is interesting to note that temperature below 0 degree centigrade, it means negative temperature, is possible in Celsius scale. It means हमने बहुत सारी जगह पे ये देखा होगा कि -3 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सेंटीग्रेड सेल्सियस जो फॉर्म है उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू हम कंसिडर करते हैं, लेकिन केल्विन और फ़ारेनहीट जो 2 स्केल है उसमें हम नेगेटिव वैल्यू को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये जो रिलेशन है इन तीनों स्केल के बीच में, ये 2 फार्मूला आपको हर बार काम आने वाला है जब भी आपको कन्वर्ट करने को बोला जाएगा, ठीक है। फ़ारेनहीट है 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड की जो भी वैल्यू होगी प्लस 32 करना है। अगर केल्विन है तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 करना है। इस यहाँ से आपको सम आएंगे जनरली 1 मार्क में MCQ टाइप के क्वेश्चन में। अगर आपको कोई भी एक की वैल्यू दी गई है, मान लो आपको सेंटीग्रेड की वैल्यू दी गई है और आपको बोले कि आप फ़ारेनहीट की वैल्यू निकाल के दो, तो सिंपल आप 9/5 से उसे मल्टीप्लाई करोगे और उसके अंदर 32 को ऐड कर दोगे। अगर आपको केल्विन की दी गई है और आपको बोले कि फ़ारेनहीट की निकाल के दो, तो अभी तो हमारे पास कोई रिलेशन ही नहीं है, हम कैसे निकालेंगे।
केल्विन की वैल्यू रख देंगे, सेल्सियस की वैल्यू हम निकालेंगे इस फॉर्मूला से, समझ रहे हो। सेल्सियस की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो हम इस फ़ारेनहीट के फॉर्मूले के अंदर रख देंगे ताकि हमें मिल जाएगा फ़ारेनहीट। तो आप ऐसे केल्विन और फ़ारेनहीट का भी रिलेशन बना सकते हो। बेसिक ये दोनों फार्मूले हैं जो मैंने आपको बता दिए। चलिए, ये जो है वो सिंपल 3 स्केल के थर्मोमीटर दिए गए हैं। ये जो केल्विन का जो थर्मोमीटर है वो सारी जो वैल्यू है वो केल्विन में मेजर करता है। ये सेल्सियस का है। यहाँ पे आप देख सकते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है, जो हमें पता है कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अभी सेंटीग्रेड की वैल्यू को हम फ़ारेनहीट के वाले फार्मूले में रखेंगे तो आपको मिलेगा 212 फ़ारेनहीट। ठीक है, तो 212 फ़ारेनहीट इज़ ऑल्सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर दिया गया है, रूम टेम्परेचर दिया गया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया गया है। तो इस इमेज में से आपको 3 से 4 MCQ पूछने हो तो ईजी वे में पूछ सकते हैं। ठीक है, so that's it for today's video. I hope you like this video and do subscribe for such content. See you in the next video. Till then, stay happy, stay positive.